अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो में हम राजा गीत के एक अहम किरदार सीमी शाह के बारे में बात करेंगे। उसका ताल्लुक एक ब्यूरोक्रेट खानदान से था। वो गुलबर्गी मुआशरे में परवान चढ़ी थी। वो मोरीनुमा जीन्स जेब तन करती और गले में नाफ को छूता हुआ मालानुमा लॉकेट पहनती। कंधे पर कैनवस का एक थैला लटकाए रखती जिसमें नकदी, लिपस्टिक और टिश्यू होते। उसके पास एक डायरी भी मौजूद रहती जिसमें फोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज होते। अगरचे उसके पास कीमती पेन मौजूद होते, लेकिन उनमें स्याही ना होने के बायस वो बाल पेन मांग कर लिखने की आदी थी। क्लास में च्युइंगम चबाना, शेयर करके सेब खाना, दूसरों की बोतल से सिप लेना और अपनी बोतल से दूसरों को सिप देना उसका मामूल था। उससे भूख हरगिज बर्दाश्त ना होती। उसके कुर्ते के नीचे से हमेशा बाडिस का इलास्टिक, हुक और ऊपर को जाने वाली तनाबें झांकती रहती, जिसके बायस वो चलता फिरता एक भरा हुआ पिस्तौल बन जाती। वो बेहद खुश एतमाद और जिनसी तौर पर बहुत पुरकशिश थी, जिनसे मुखालिफ से दोस्ती करना वो अपना पैदाइशी हक समझती थी। वो एक ऐसा जलता हुआ कोयला थी कि कोसर उसे जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड ख्याल करती थी। वो बेहद बातूनी थी। मसनूई कहे लगाना और प्रोफेसर्स के साथ टक्कर लेना उसका मनपसंद मशगला था। वो खुद को पाकिस्तान का बर्टन रसल समझती थी। बाकी चार लड़कियों की निस्बत वो ज्यादा खूबसूरत तो न थी, लेकिन उसे बात करने, चलने फिरने और लिबास पहनने का सलीका उन सबसे ज्यादा था। शुरू में जब गुलाबी रंग के गोल गोल ग्लासेस उतार कर वो लेक्चर सुनने बैठती तो क्लास के सब लड़के प्रोफेसर की बजाय उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते। सीमी आसानी से काबू में आने वाली लड़की ना थी। उसकी बातों में वाशिंगटन डीसी का दबका था। यूनियन के इलेक्शन में उसने पोस्टर बनाए, तकरीरें की, झंडे उठाए, नारे लगाए, वोटरों के साथ घूमी फिरी। वो सही मानों में मॉडर्न थी, क्योंकि हर नंगे लिबास में वो ढकी हुई रहती। उसने मगरिब से जो कुछ लिया था अब उसकी जात का हिस्सा था। उसके वालिद एक ब्यूरोक्रेट थे। उनके पास सीमी को देने के लिए सब कुछ था सिवाय वक्त के। फिर पता नहीं क्यों सुबह निहारी और शाम को सिरी पाए खाने वाले आफताब की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। भिंडी के जर्द फूलों जैसी ऑड्री हेपरन ने भारी भरकम शलवार कमीज पहनने वाले और पंजाबी में ऊंची ऊंची बातें करने वाले आफताब के साथ उठना बैठना अख्तियार किया। दर हकीकत वो बेहद हसास और जज्बाती थी। वो अपने वालिदैन के मसनूई रिश्ते को देखकर अजियत में मुब्तला रहती। उसने हॉस्टल की जिंदगी अख्तियार की ताकि उसके वालिदैन को उसके खातिर आपस में समझौते न करना पड़े। उसे अपने वालिदैन पर बेहद तरस आता। जब वो आफताब की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई तो ये मोहब्बत उसकी रूह की गहराइयों तक उतरती चली गई और वो एक ही जस्त में इश्क के उस मकाम तक जा पहुंची जहां बहुत से पर्दे उठा दिए जाते हैं और बहुत से राज खुद ब खुद मुनकशिफ होने लगते हैं। वो भी आफताब और उसकी बीवी ज़ेबा के बारे में बिन देखे ही सब कुछ बता सकती थी। वो ज़ेबा से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो उसके बारे में छोटी से छोटी जुजियात भी बता सकती थी, हत्ता कि वो उसका खाका बना सकती थी। वो ज़ेबा की रंगत, कद, नकूश, हत्ता कि उसके बाएं होंठ के नीचे मौजूद गहरे सब्ज रंग के तिल को भी देख सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लंदन में मौजूद आफताब के अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ जानती थी। आफताब का एक ही बेड पर ज़ेबा के साथ होना उसके कर्ब में कई गुना इजाफा कर देता था। उसके कर्ब का असल सबब यह था कि वो मोहब्बत के तराजू में बराबर का तुलना चाहती थी। जितनी शदीद मोहब्बत वो आफताब से करती थी, बदले में इतनी ही मोहब्बत उससे चाहती थी। लेकिन आफताब उससे इतनी मोहब्बत कभी ना कर सका, क्योंकि उसके दिमाग में प्रोफेसर सुहेल का बोया हुआ शुबहात का बीज परवान चढ़ रहा था। इन सीमी पर आफताब की मोहब्बत का रंग इस कदर गहरा था कि वो कयूम के साथ जिनसी ताल्लुक की सीढ़ी लगाकर
आफताब तक पहुंचने की बेसूद कोशिश में अपनी तजलील करने लगी। वो समझती थी कि शायद हॉस्टल के दूसरे लड़कों की तरह आफताब और कयूम के दरमियान भी जिनसी ताल्लुक हो। शायद कयूम के बदन से आफताब की खुशबू का कोई सुराग मिल सके, लेकिन इस इश्क ला हासिल में उसकी अना इस कदर मजरूह हो चुकी थी कि उसने एक बार कयूम से कहा था, अगर तुम ना होते कयूम, अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी हमदर्दी ना होती तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। जब मुझे यकीन हो जाता है कि मैं किसी काबिल नहीं तो ये तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी हमदर्दी है जो मुझ में खुद एतमादी बहाल करती है। तुम समझ नहीं सकते कयूम, मेरी अना किस कदर मजरूह हो चुकी है। मुझे अपनी शक्ल, अपनी अक्ल, अपनी आदत, अपने घराने और अपने पूरे वजूद से नफरत है। अगर मुझ में कुछ भी अच्छा होता तो क्या आफताब मुझे छोड़कर जा सकता। कुछ अरसा वो हैदर के साथ भी मुलविस रही थी, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो हैदर को इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा उसने हैदर से किनारा कशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। वो कयूम की जानिब भी पेशकदमी हरगिज न करती अगर कयूम खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता। वो शदीद बीमार थी और मर्ज़ इश्क ने उसे इस कदर मुज़महिल करके रख दिया था कि वो चलती फिरती एक लाश बन चुकी थी। वो जानती थी कि वो धीरे धीरे मौत की जानिब बढ़ रही है, लेकिन अपनी मौत से ज्यादा उसे आफताब की जिंदगी की फिक्र थी। उसने शदीद कर्ब के आलम में एक रोज कयूम से कहा था, तुम आफताब को इतनी बात जरूर बता देना कि मेरे तुम्हारे साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे। इसका क्या फायदा होगा? तुम जानती हो हमारा जिनसी ताल्लुक किस कदर बेमानी है। पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है कि आफताब को इस बात का यकीन आ जाए कि मैं बेवफा थी, क्योंकि जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि उससे बेवफाई की गई है तो वो अंदर से जुड़ने लगता है। शायद आफताब भी अंदर से टूट चुका हो। जब उसे मेरी बेवफाई का यकीन आ जाएगा तो वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आएगा। सीमी आफताब को जिंदा रखना चाहती थी, बगैर कर्ब में मुब्तला किए, बिना कोई अजियत दिए। हालांकि वो खुद को मौत के हवाले कर चुकी थी और एक जिंदा लाश की मानिंद कर्ब के समंदर में अजियत की लहरें झील रही थी। मरने से कबल वो कयूम से कहने लगी, मरने की घड़ी तो अब आई कयूम, अब। लेकिन आफताब के चले जाने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था, हर खुशी, हर उमंग। असल में तो मैं उसके निकाह वाले दिन मर गई थी। गलती तुम्हारी थी कयूम, तुमने एक मरी हुई लड़की के साथ राब्ता कायम किया। तुम जैसे धोखा खाने वालों को क्या कहते हैं कयूम? मरे हुओं से जिंदगी तलब करने वालों को अंग्रेजी का एक खास लफ्ज है गिद्ध, करगस, वुल्चर, पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस के गिर्द मंडलाने वाले, मुर्दार से जिंदगी तलब करने वाले भक्षु। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल किताब नगर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।